बिहार के विकास को लेकर तो किस तरीके से आप करेंगे? देखिए, जो सब्जेक्ट है वो है द मोदी कॉन्क्लेव। और इस देश में लगभग 30 वर्षों के बाद 1989 के बाद पहली सरकार जनता ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार चुना। इसलिए मैंने मोदी कॉन्क्लेव पर फोकस किया, क्योंकि मोदी जी का मतलब ही है द मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मोदी का फुल फॉर्म है। तो देखिए, जो व्यक्ति पूरा परिवार छोड़कर, जो व्यक्ति पूरे समाज को जोड़ने का काम लगातार कर रहे हो, और आज पिछले 24 वर्षों से 23-24 वर्षों से एक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे और आज प्रधानमंत्री लगभग 10 वर्षों से हैं। तो भारत कैसे श्रेष्ठ हो, पहले गुजरात को ठीक किया, अब पूरे भारत की चीजों को ठीक कर रहे हैं। और मैं एक बिंदु पर इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि किन किन सेक्टर पे बोलूं, ये मेरे को ही याद नहीं आ रहा है। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी जी को आप धार्मिक तौर पर भी देखते होंगे इस देश में। मतलब इतना पूजा करने वाला कोई प्रधानमंत्री हमको आज तक नहीं मिला हो। बिल्कुल। मतलब जो व्यक्ति राम भगवान के मंदिर की स्थापना की जब बात आई, समुद्र से लेकर सरयू तक वो गंगा स्नान और समुद्र स्नान करते रहे। भारत के निर्माण की जब चर्चा होती है तो तुलना ही कर सकते हैं कि तुलना से ही विकास का मॉडल दिखता है। भारत श्रेष्ठ हो, उन्होंने संकल्प लिया 2047 एक विकसित भारत बनाना है। यह संकल्प ही अपने आप में ताकत है कि हम भारत को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। ठीक कहा, अभी मनीष जी बता रहे थे कि इकोनॉमी के तौर पर जहां हम 5वें स्थान पर आ गए और 11वें स्थान पर हम दुनिया में हुआ करते थे, इतनी बड़ी आबादी, मतलब लगभग हम दुनिया के लार्जेस्ट पॉपुलेशन की स्थिति में हैं। और बिहार तो डेंसेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। इतनी घनत्व की आबादी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। देश का यदि पैरामीटर हमारा 350 व्यक्ति है तो बिहार में आकर वो 1200, 1100, 1200 हो जाता है। इंडोनेशिया को हम टक्कर दे रहे थे, उसको भी पार कर गए। तो भाई कि बिहार कैसे बढ़ेगा? मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के संकल्प को देखा है, क्योंकि दुनिया में तो आपने देखा कि दुनिया में एक ताकत किस तरह का परिचायक है, वो स्पष्ट है कि कल तक भारत को कोई चिंता भी नहीं था। आज भारत को दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी वाला भारत, ये कहता है। तो उसका कारण है कि इन्होंने सभी सेक्टर में काम किया। डेवलपिंग स्टेट कंट्री बनाया। हमारा 2000 वर्ष पहले हम इस दुनिया में बड़े राजा हमारे यहाँ इसी मगध की धरती पर हुए, और जिन्होंने पूरे गोल्डन एरा बनाने का काम हिंदुस्तान का किया। हमारे पास इतिहास अच्छा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। प्रधानमंत्री पहले भी इकोनॉमिस्ट होकर आए, लेकिन भारत नहीं बढ़ा। भारत वहीं का वहीं खड़ा रहा। फिर फ्रैक्चर गवर्नमेंट बनते रही, जिसके चलते देश फोकस नहीं हो पाया इस देश के विकास के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि मोदी कॉन्क्लेव के माध्यम से मोदी जी जो काम नहीं कर पाए उस सेक्टर पर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल। तब जो है हम उनको उस रास्ते पर बताने का भी काम करेंगे। और क्योंकि मैं धन्यवाद देता हूं, भाजपा एनआरआई सेल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मनीष जी को और पूरी टीम को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि हमको चर्चा करनी चाहिए कि यह विकसित भारत किस रास्ते पर रुका है। विकसित बिहार को भी ठीक करना है कि विकसित बिहार भी, भारत जिस गति से बढ़ रहा है उसी गति से हमारा बिहार भी बढ़े।
निश्चित तौर पर। और अगर हम बात भारत की करें, और आप जैसा आपने कहा भी कि मोदी जी प्रयास है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, और बिहार को कैसे नया आयाम मिले उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। तो अगर हम अपने भारत के जीडीपी की बात करें तो $3.75 ट्रिलियन को ये आंकड़ा छू लिया है। और बिहार के विकास की बात करें तो युवाओं को काफ़ी उम्मीद है, और मोदी जी युवाओं को लेकर खासा तवज्जो और उनके लिए तमाम कार्यक्रम चला रहे हैं। बिहार में अब आपकी सरकार है, आप ड्राइविंग सीट पर हैं, युवाओं को काफ़ी आशा है, आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ बिहार में अभी तक मानसिकता हमारी बनी हुई है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। तो लगातार 2020 के चुनाव में हम लोगों ने कमिटमेंट किया था बिहार के नौजवानों से कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार भी देंगे। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और लगातार योजना उस पर काम कर रहा है। लेकिन ये मेरा भी मानना है, ये टेम्परोरी है। ये सरकार तो नौकरी दे देगी, लेकिन 10 ही लाख परिवार बिहार में नहीं है। बहुत होगा तो 20 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। इससे बिहार नहीं बदलने वाला। बिहार तब बदलेगा जब प्रत्येक गांव में एक इंडस्ट्री खड़ी होगी, स्मॉल स्केल स्तर पर इंडस्ट्री खड़ी होंगी, तब हम विकसित हो पाएंगे। आज देखिए, बिहार में आप कहीं चले जाइए तो देश भर में आपको बताएगा कि सबसे पॉलिटिकल स्टेट है बिहार, इसलिए कि हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। इतना लोग बंबई में खोजिएगा, गुजरात में खोजिएगा, अबू धाबी में खोजिएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग, क्योंकि हमारे पास पूरा फुर्सत है, क्योंकि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग पॉलिटिकल वर्कर खोजते हैं तो पूछते हैं कि क्या करते हैं आप, तो वो कहता है फुल टाइम पॉलिटिक्स करता हूं। अरे भाई, आपका जीवन यापन कैसे चलता है? तो हमारे यहां कंसेप्ट ही नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। एकदम दो मत नहीं है। मैं गुजरात के चुनाव प्रचार में था तो एक सामान्य व्यक्ति आते थे और कहते थे ये पॉलिटिकल वर्कर हैं, और उनका जब परिचय पूछता था तो कहते थे कि ये 200 करोड़ के बिजनेस भी करते हैं। तो देखिए, ये पूरा इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। राजनीति एक इंडस्ट्री नहीं है, ये हमको भी समझना पड़ेगा, लोगों को भी समझाना पड़ेगा। बिहार, क्योंकि अभी तक ये परिचय रहा है हमारा कि 15 साल कोई काम ही नहीं किया, मतलब स्टार्ट ही नहीं लिया गाड़ी। सिर्फ हम सामाजिक न्याय, सामाजिक चिंतन के नाम पर राजनीति होती रही। जातियों की बात सब जगह होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन हम फुर्सत में इसलिए खूब करते हैं। तो हमको इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा। और बिहार, अब सोचिए, कहीं फैक्ट्री नहीं लगती थी। पिछले एनडीए की सरकार जब 2020 में बना तो हम लोगों ने 15 इथेनॉल फैक्ट्री को 17 को दिया था सहमति, 15 का क्लियरेंस हुआ और हजारों की संख्या में उसमें लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा नेचर सही है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर प्रधानमंत्री जी ने काम शुरुआत किया स्वच्छ भारत के लिए, तो मैं कहता था कि हमारे यहां किसी दिन, छठ के दिन आप बाहर निकल के दिखाइए, उतना सुंदर बिहार यदि 365 दिन रहे तो समझिए बिहार कहां होगा। बिल्कुल। मतलब उस दिन हम अपना थूक भी सड़क पर नहीं फेंकते हैं, लेकिन फिर 364 दिन वही करते हैं जो हम करते आ रहे हैं। हम ही दिल्ली और बॉम्बे जाते हैं तो सबसे बिहेवियर बच्चा हम ही लोग होते हैं, लेकिन हम बिहार के लिए नहीं करते। तो ये चीजें हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। देखिए, सरकार योजना चलाकर आपको प्रोत्साहित कर सकती है, आगे ला सकती है। आज प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से मैं देखता हूं कि गरीबों की चिंता खत्म कर दी। बिहार जैसे प्रदेश में लगभग 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। आप सोचिए कि गरीब तो चिंता मुक्त हो गया। आपको यदि कह दिया जाए, हमको कह दिया जाए कि अभी हॉस्पिटल में भर्ती होना है, 3 लाख रुपया देना है, तो 3 बार इधर उधर देखेंगे पैसा कहां से आएगा।
कष्ट से देंगे भी यदि सक्षम आदमी है। लेकिन सरकार की योजना सिर्फ सहयोग करने के लिए होता है, लेकिन हमको अपने काम करना है और हम बिहारी परिश्रम के लिए जाने जाते हैं। बॉटम भी पूरे दुनिया के हम हैं और टॉप भी हम ही हैं। इसलिए हम टॉप कहते हैं क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा परीक्षा आईएएस आईपीएस का होता है। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कहीं का होता है तो वो बिहारी होता है। निश्चित तौर पर तो मेरा स्पष्ट मानना है कि टैलेंट की कमी बिहार में कोई नहीं है। सिर्फ हम बिहारी जो भारत या दुनिया में काम कर रहे हैं, यदि लौट कर बिहार आ गए तो इतना जरूर आश्वस्त रहिए कि पूरा दुनिया बंद हो जाएगा। पूरा देश तो बंद ही होना है, क्योंकि हम ही परिश्रम करते हैं, मजदूर हम ही। पंजाब में अभी कोरोना का काल था, आप सोचिए कि बिहार के मजदूरों को मजदूरी कराने के लिए जाने के लिए सभी लोगों ने प्लेन का टिकट दे देकर बुलवाया। यह है परिचय। इसलिए क्वालिटी हम में है, इसको और स्किल्ड करने की जरूरत है। हमारी कई बहनें यहां बैठी हैं, देखिए देवी जी हैं, श्रेयसी हैं। ये लोग लगातार कई सालों से, मैं तो 20 साल से देवी को देख रहा हूं कि ये गायिका के तौर पर, एक फिल्म स्टार के तौर पर काम कर रही है, क्योंकि हम चीजें स्थापित नहीं कर पाए। शूटिंग के तौर पर श्रेयसी काम कर रही हैं, लगातार इस देश में घूम घूम कर इस देश का नाम रोशन कर रही है दुनिया में। हमको और अच्छे वर्जन में आना पड़ेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिल्मी दुनिया हो या फैक्ट्रीज लगाना हो या बिहार डेवलपिंग स्टेट कैसे हो, इसकी कल्पना करनी होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी अभी तक हम 4 लेन 2 लेन पे अटके हैं। हमको 6 लेन 10 लेन सड़क की कल्पना करनी होगी। दुनिया बहुत आगे जा चुका है। अब दिल्ली से मेरठ 8 लेन की सड़क है और हम अभी 2 लेन 4 लेन पर अटके हैं। तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, मास्टर प्लान बनाने के मामले में थोड़ा आगे काम करना पड़ेगा। आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खासा फोकस की, कई सारी योजनाएं लाएगी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना। इसका फायदा भी बड़ा देखने को मिला। बिहार में इस तरीके की उद्योग स्थापना की बहुत जरूरत है समग्र विकास के लिए। और इसको लेकर अभी आप सरकार में आए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कैसे जो युवा या फिर उद्यमी वर्ग हैं इसके लिए आश्वस्त रहें कि सरकार बेहतर प्रयास उनके लिए? नहीं, एकदम। देखिए, उद्यमी योजना हम लोगों ने बीच में शुरू किया था 2020 में, जिसमें 5 लाख सब्सिडी के तौर पर हम लोग देते थे और 5 लाख रुपया उनको बैंक में रीपेमेंट के लिए 4% 5% पे देते थे कि वो एक उद्योग लगाए, उद्योग लगाकर एक एस्टेब्लिशमेंट करके अपने जीवन यापन, और इसलिए 5 लाख रुपया उनको दिया जाता था लोन के तौर पर कि उनको ये भी याद रहे कि हमको पेमेंट करना है, क्योंकि सिर्फ सब्सिडी से जीवन नहीं चल सकता है। सब्सिडी तो एक बार मिल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन उनके जीवन में यह आदत होनी चाहिए कि बैंक से पैसा लेना है और पैसा फिर वापस भी करना है। अभी हम लोगों ने लघु उद्यमी योजना शुरू किया है और अगले 1 सप्ताह में हम लोग 50,000 लोगों को 2-2 लाख रुपया के तौर पर, उनको छोटे स्तर पर, कोई ठेला पे सब्जी बेचने वाले हैं, कोई सिलाई मशीन चलाने वाला है, तो ऐसे जो लगभग 50,000 1 लाख लोग हैं, इसको पूरे बिहार में हम लघु उद्योगी के तौर पर चिन्हित करने वाले हैं। परसों चिन्हित करेंगे और ये पूरा मैकेनिज्म रहेगा। 2 लाख लोगों ने आवेदन किया है और ये क्रिस्टल क्लियर करना है। ये इस बार 1 लाख रखा है, अगले साल फिर हमको इसको बढ़ाकर 10 लाख से अधिक लोगों को इसको देना है। तो ये पूरा सिस्टम चेन बनाना पड़ेगा, आदत डलवाना पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर कह रहा हूं कि सरकार सहयोग कर सकती है, मानसिकता हमको और आपको बनाना पड़ेगा कि बिहार अब आगे बढ़ रहा है, पूरा दुनिया बढ़ गया। देखिए, विकास पहले हम लोग देखते थे कि हमारा गोतिया जो है बगल में उत्तर प्रदेश है, हम लोग सोचते थे कि हमारे और उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं। लेकिन अब हम लोग बनारस जाते हैं
गोरखपुर जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, तो लगता है कि जस्ट डिफरेंट स्टेट में आ गए। पहले एक ही तरह का घर था, एक ही तरह का सड़क था, एक ही तरह का कल्चर था, एक ही तरह का रूपरेखा था। अब पूरा बदल चुका है, इसलिए हमको भी बदलना पड़ेगा। दुनिया के स्तर पर पहले दिल्ली बम्बई में लोग जाते थे तो विकास दिखता था, अब विकास बगल में दिख रहा है। इसलिए हमको भी बदलाव करने पड़ेंगे और अपने जीवन शैली को बदलकर बिहार को भी एक अच्छे रास्ते पर ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल, और बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करना होगा। इसके साथ अगर हम बात बिहार की करें तो अलग अलग सेक्टर्स में जैसे मोदी जी ने जो कार्यक्रम किए, जो प्रोग्राम चलाए गए, उसका असर सब जगह दिखा। युवाओं की बात हुई, हम अगर महिलाओं की भी बात करें तो महिलाओं को भी खासा सम्मान और उनका खासा उत्थान हुआ है। खासतौर पर नारी बंधन अधिनियम बिल जो पास हो उसके बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। उनके आत्मविश्वास को बिहार में बल कैसे मिलेगा नई सरकार से? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने तो सपना दूसरे का पूरा किया। कई राजनेता कहते थे ये सपना हमारा है। अरे तो सपना देखा था ना, पूरा तो मोदी जी ने किया। यही तो मोदी है। दूसरे के सपने को साकार करने वाला कोई नेता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अपने लिए भी कुछ कर ही नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट को भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो पहले प्रधानमंत्री हैं जो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और कोई परिवार नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप नहीं हो सकता। और हमारी जो बहनें हैं एकदम स्पष्ट है, महिला यदि आगे नहीं बढ़ी, हम लोग परिवार में भी देखते हैं कि जो माँ पढ़ी लिखी होती है, ज्ञान अर्जन की होती है, कोई यदि बच्चा पैदा लेता है तो वो तो एक परिवार, एक व्यक्ति बड़ा होता है। लेकिन यदि बहन हमारी शिक्षित है तो वो पूरा परिवार को शिक्षित करती है, ये नींव डालती है, और नींव से ही पूरा परिवार खड़ा होता है। आज क्यों बच्चे आप देख रहे हैं कि बच्चा पैदा लेता है और मोबाइल चलाना शुरू जाता है? क्योंकि उसके मदर के पास मोबाइल है। यदि मोबाइल नहीं हो तो उसका बच्चा भी नहीं यूज करेगा। तो पूरा जीवन शैली बदल चुका है। हमको दुनिया के हिसाब से, दुनिया में सभी जगह आप देखते होंगे कि बहनें, महिलाएं जो है आगे बढ़कर काम कर रही है, बड़ा परिवार बराबर का हिस्सा मिल रहा है उनको। और पूरी तरह संस्कृति को भी तभी चार चांद हम लगा पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो माता तुल्य, महिला जो है माता तुल्य बहन है, और इसको देवी का दर्जा हमने दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में बहनों को मुख्य धारा में लाना ही हमारी प्राथमिकता है। और यदि वो वर्किंग लेडी हो तो ये तो सोने पे सुहागा है। चलिए, बिहार में उद्योग स्थापना और विकास की बात लगातार होती रहती है और इसके लिए कुछ चीज़ें जो है बेहद ज़रूरी है, और जैसे अपराध नियंत्रण हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम चीज़, और इस पर आप लगातार प्रहार करते भी रहे हैं। और इसको लेकर किस तरीके से आप आश्वस्त करेंगे आने वाले समय में बिहार में असर होगा? नहीं, एकदम आश्वस्त मैं करना चाहता हूँ। 3 माफियाज हैं बिहार में, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। 80% क्राइम यही है, और इन तीनों को हर हालत में खत्म करना है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और ये तीनों माफिया जब तक रहेंगे तब तक समाज का भलाई हो ही नहीं सकता। मैंने तो अभी ही डीजीपी बिहार को बुलाया है। हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर हमको अच्छा चाहिए, कुछ नहीं, किसी का मत सुनिए। मैं मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह करते रहा, किसी का नहीं सुनना, हमारी भी बात मत सुनिए। लेकिन बिहार एक अच्छे कानून व्यवस्था वाला राज्य हो, रूल ऑफ लॉ हो, गरीबों को रक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, इसकी चिंता हमको अधिक करनी है। चलिए, थोड़ा जो पॉलिटिकल पार्टी उनकी भी बात कर ले। बिहार में जो दल है लगातार हमलावर है बीजेपी पर, अलग अलग जगहों पर जाके अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं और फुल फॉर्म बता रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। और ऐसे में जो मोदी जी का विजन है, सामने लोकसभा चुनाव है, वो लोगों तक उस संदेश को पहुंचाना और तमाम चीज़ों को लोगों तक लेकर जाना किस तरीके से, क्या वाकई इतना आसान होगा? नहीं, देखिए, दल नहीं है, फिर ध्यान रखिएगा, ये गैंग्स हैं, ये सब लुटेरे हैं और ये लूटने आए हैं।
किसी भी राजनेता का श्रेयसी कहां से पॉलिटिक्स में आई, इनके पिताजी का इंतकाल हो गया, नहीं तो हम तो लंबे समय से उनके साथ काम करते रहे। जीवन शैली पता होना चाहिए। कि आज से 30 साल पहले आपके पास क्या संपत्ति था, यह जानना चाहिए ना देश को। आज यदि अरबपति हो गए तो जनता को जानना पड़ेगा ना। यह पैसा किसी और का नहीं है, यह पैसा सामने बैठी जनता का है और कोई गलतफहमी में है। कोई पैसा पचा नहीं सकता है जनता का। और यहां इसलिए मैंने कहा, यहां गैंग इसलिए मैंने कहा कि देखिए, आप जनता को लूट नहीं सकते। एक माता पिता सर्टिफिकेट ये नहीं हो सकता है कि मेरे माता पिता मुख्यमंत्री थे, ये सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। जनता के बीच में कल्याण का काम करना पड़ेगा, यही जनता का सर्टिफिकेट। ये आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूं, इससे चलेगा बिहार क्या? बिहार, यहां धनानंद को भी हटाने के लिए सम्राट चंद्रगुप्त जमीन से आए थे, और यहां भी कांग्रेस राज मुक्त कराने के लिए लोगों को, दूसरे के लोगों को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया गया। लोक कल्याण हो, लूटने का काम नहीं। अभी जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग हुआ बिहार में, मैं तो पिछले 27 साल से सदन में हूं, मैंने कभी नहीं देखा। लोकतंत्र को जिस तरह शर्मसार किया जा रहा था बिहार में, इस तरह का घिनौना कार्य हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखा बिहार में। और ये जब जब कांग्रेस या महागठबंधन के लोग हस्तक्षेप करते हैं, यही स्थिति करती है। उनको लग ही नहीं रहा था कि हम सत्ता से बाहर जा सकते हैं। जबरदस्ती लूटना चाहते हैं कि जबरदस्ती सत्ता में बैठे रहे। अरे लोकतंत्र तो स्पष्ट दिखता है कि जनमत क्या है। दो पार्टी आप साथ गए, सरकार बनाई। दो पार्टी अभी साथ में आई, सरकार बन गई। तो इसमें कंफ्यूजन क्या था? विधायकों को क्यों खरीदोगे आप? बिहार के विकास के लिए काम करने का मौका मिला है, सबको करना चाहिए, मेरा यही आग्रह है। लेकिन जो रोजगार की बात हो रही, जैसा आपने कहा कि 10 लाख नौकरियों की शुरुआत पे बात हुई थी, लेकिन ये जो नौकरियों की बात है, जनता के बीच अलग अलग लोग इसको दावे कर रहे हैं। जिस दल और गैंग्स की बात आपने कही, या फिर और भी तरीकों से बात करें, ऐसे में जनता भी कंफ्यूज हो जा रही है। उनका कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे 1990 से लेकर, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही 2005 तक। पूरे बिहार में 95,000 लोगों को नौकरी मिली। आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री के तौर पर आए और 15 साल वो भी 2020 तक मुख्यमंत्री रहे, तो 7,58,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। उन्होंने क्लेम नहीं किया, इन्होंने क्लेम भी नहीं किया। लेकिन कोई व्यक्ति जिनको ये पता भी नहीं है कि वैकेंसी कैसे होता है, अब जैसे शिक्षा विभाग ने 1,75,000 लोगों की शिक्षकों के तौर पर बहाली किया, यह 2021 में विज्ञापन निकला और 2022-23 में इसकी नियुक्ति हुई। तो 2021 में कौन सरकार में थे, 2022 में कौन सरकार में थे? तो मेरा यह मानना है कि देखिए, सिर्फ क्लेम करने से नहीं चलता है, पॉलिसीज बनाने पड़ते हैं। लंबे समय तक जनता को भरोसा में लेना होगा। जनता को बताना भी पड़ेगा कि आप वैकेंसी कर रहे थे तो फाइल पे दस्तखत वस्खत किए थे कि नहीं किए थे। क्योंकि जो व्यक्ति, जो शिक्षा मंत्री थे उस समय, उन्होंने तो दस्तखत ही नहीं किया, तो बेचारा क्लेम कहां से करेंगे? तो जिस पार्टी के युवराज ये कह रहे हैं कि हमने अपने समय में लोगों को नौकरी दी, तो उनको ये बताना पड़ेगा ना कि फाइल पे दस्तखत किया कि नहीं किया। कानून बनते हैं, कानून से राज्य चलता है, एक्ट बनाने पड़ते हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ ढिंडोरा पीटने से
क्योंकि देखिए 80 लड़ाई, यहां तो 80 और 20 की लड़ाई है। 80 एक तरफ है, 20% वाले लोग एक तरफ, तो वो 20% हल्ला करते होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिहार की जनता जानती है। 2019 का भी चुनाव आपको याद होगा, 20 में भी हम चुनाव हरा चुके, 2010 में भी लालू जी हारे, 14 में भी हारे, 9 में भी हारे, 5 में भी हारे, तो कितना हारेंगे? अब छोड़ तो दीजिए, कहाँ बीमार आदमी है, कहाँ तंग करना है। चलिए, अब सवाल तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ऑडियंस से हम चाहेंगे उनके बीच से अगर कोई एक सवाल करना चाहे तो सर से, ऑडियंस से एक सवाल करना चाहे तो एक हम ऑडियंस से सवाल लेंगे। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम साक्षी है और मैं पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। सर, मेरे आपसे एक सवाल है। बिहार में अब भी महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल है और अब आपकी पार्टी वापस सरकार में है, तो आप एज अ उप मुख्यमंत्री महिला आबादी को कैसे भरोसा दिलाएंगे? बहुत अच्छा साक्षी जी ने प्रश्न उठाया है। देखिए, सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया 2019 में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 1/3 पुलिस फोर्सों में हम महिलाओं को नियुक्त करेंगे, और बिहार में हम लोगों ने 35% महिलाओं को पुलिस में भर्ती कराने का काम किया। और स्वाभाविक है, हमारी जो बहन ने प्रश्न उठाया है, यह स्पष्ट तौर पर सुरक्षा, क्योंकि कानून से ही डरते हैं लोग। पहले कोई बलात्कार करता था तो उसको 7 साल 8 साल सजा होती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको तय किया कि हम इसको फांसी देने का काम करेंगे। तो हम एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रोटोकॉल बनाते जा रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा में लगा रहे हैं। महिला पुलिस आपको अब सभी जगह सड़कों पे दिखती होंगी। और स्वाभाविक है, जब तक महिला पुलिस या महिलाओं का सम्मान समाज में नहीं बढ़ेगा, तब तक महिला के प्रति जो अपराध होते हैं उसकी सुरक्षा नहीं बढ़ सकती। जबकि हमारे समाज में तो हम उनको मां का दर्जा, बहन का दर्जा देते हैं, लेकिन कुछ आपराधिक तत्व इस तरह के कार्रवाई करते हैं जिससे हम शर्मसार भी होते हैं। तो इस पूरी तरह कठोर निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी लिया है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी यहाँ पर महिलाओं को पुलिस बल में अधिक से अधिक संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ देखिए, महिलाओं का सम्मान तब बढ़ा जब 2006 में कानून बनाकर जनप्रतिनिधि भी 50% का आरक्षण देकर बढ़ाया गया। और आज हम गर्व से कहते हैं कि बिहार में यदि 100% प्रतिनिधि हैं, उसमें 59% मतलब 60% की आबादी सिर्फ हमारी बहनें हैं और महिलाएं हैं। तो इसलिए यह काम आगे बढ़ रहा है और महिला सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस बातचीत के लिए। हम चाहेंगे मोमेंटो देकर मनीष जी इनका सम्मान करें, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और इनका मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और हम चाहेंगे मंच पर अशोक वर्मा जी को भी बुलाना चाहेंगे। अशोक वर्मा जी जो है वो मंच पर आ जाइए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बिहार के अध्यक्ष हैं। आप भी आ जाइए स्टेज पर। मनीष जी, आप मोमेंटो दीजिए सर को। अब अशोक कुमार वर्मा जी, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बिहार के अध्यक्ष हैं, ये बुके देकर स्वागत करते हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा।